रात के लगभग 11 बज चुके थे। देहरादून शहर के पुराने बाजार की ज्यादातर लाइटें बुझ चुकी थीं और सर्दियों की हवा में धूल और ठंडक का एक अजीब सा मिश्रण घुला हुआ था। इसी बाजार के एक सुनसान कोने पर बना था पुराना ऑटो और रिक्शा स्टैंड, जहां रात के इस पहर केवल कुछ ही चालक अलाव तापते हुए नजर आ रहे थे। विक्रम, जो एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाला नौजवान था, बहुत परेशान लग रहा था। उसे अपनी कंपनी के कुछ बेहद जरूरी और पुराने कागजात लेने के लिए अचानक कालीघाट गांव जाना पड़ा था, जो देहरादून शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। थोड़ी देर बाद विक्रम उस पुराने स्टैंड पर पहुंच गया। पास ही में जो चाय की टपरी थी, वहां बैठे चालकों के पास जाकर विक्रम ने घबराहट में कहा, भैया, कोई मुझे कालीघाट छोड़ देगा क्या? मुझे बहुत जरूरी काम है और जल्दी से जल्दी कालीघाट गांव पहुंचना है। मैं पैसे 2 गुने दे दूंगा, पर क्या आप लोगों में से कोई मुझे अपनी गाड़ी से कालीघाट छोड़ देगा? तभी अलाव ताप रहा एक उम्रदराज ऑटो चालक विक्रम को घूरते हुए बोला, क्या बोल रहे हो बाबूजी? कालीघाट? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रात के 11 बज रहे हैं और इतनी रात को तुम्हें कालीघाट जाना है? माफ करना, लेकिन हम लोगों में से कोई भी इस वक्त अपनी गाड़ी कालीघाट की तरफ नहीं ले जाएगा। इस समय कालीघाट जाने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। अब तुम यहां से घर लौट जाओ और कल सवेरे उजाला होने पर चले जाना। लेकिन भैया, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे किसी भी हालत में वो फाइल आज रात ही लेकर शहर वापस लौटना है। विक्रम ने मिन्नत करते हुए कहा, तो बाबूजी, यहां तुम्हें किसी का भी पहिया इस समय कालीघाट जाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें जाना ही है तो पैदल चलकर ही जाना होगा। इस स्टैंड से कोई भी तुम्हें वहां नहीं छोड़ेगा। पहले ऑटो वाले ने 2 टूक जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विक्रम ने हैरानी और उत्सुकता से पूछा, लेकिन भैया, ऐसा क्या है कालीघाट में? आप लोग वहां जाने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या वहां का रास्ता खराब है? तभी पीछे से एक दूसरा ऑटो वाला अपना ऑटो लेकर आगे आया। उसने विक्रम की बात सुनकर कहा, बाबूजी, रास्ता खराब नहीं है, तुम्हारा वक्त खराब है। रात के इस पहर में कालीघाट पहुंचना या उस रास्ते पर जाना इंसानों के लिए ठीक नहीं माना जाता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे सीतापुर कस्बे तक छोड़ सकता हूँ। वहां तुम्हें ठहरने के लिए छोटे छोटे कमरे मिल जाएंगे। सुबह होते ही कालीघाट चले जाना। विक्रम को उस ऑटो वाले की बात अजीब लगी, पर उसकी मजबूरी थी। उसने सोचा कम से कम आधा रास्ता तो तय हो जाएगा। नहीं भैया, मुझे कालीघाट तो आज ही पहुंचना है। आप पैसा थोड़ा ज्यादा लो, लेकिन मुझे सीतापुर तक छोड़ दो, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। विक्रम उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर चुपचाप ऑटो में बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे शहर की खाली, सुनसान और अंधेरी सड़कों से गुजरने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जो कुत्ते शहर में भौंकते थे, वो भी आज शांत थे। जैसे जैसे गाड़ी जंगलों की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। बाबूजी, तुम अकेले इतनी रात को कालीघाट क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं, कालीघाट में इतनी रात को कोई इंसान कदम नहीं रखता। मुझे गाड़ी चलाते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है जो इतनी रात को अकेला कालीघाट जा रहा है। भैया, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि कालीघाट जाने के लिए कोई भी तैयार क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है उस गांव में? विक्रम ने पूछा। बाबूजी, वो तो मुझे भी ठीक से पता नहीं कि वहां क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को उस गांव के रास्ते पर जाना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। करीब आधे घंटे के सफर के बाद ऑटो सीतापुर कस्बे के बाहर रुक गया। बाबूजी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यहीं उतर जाओ। यहां सामने ही
500 मीटर दूर एक लॉज है। रात भर वहां रुक जाओ और सुबह चले जाना। नहीं भैया, आप मुझे कालीघाट के कच्चे रास्ते की शुरुआत तक छोड़ दो। मैं वहां से पैदल चला जाऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। विक्रम ने जिद पकड़े रखी। ठीक है बाबूजी, लेकिन आगे घने जंगल वाला कच्चा रास्ता पड़ेगा। मैं कालीघाट गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद ऑटो एक बेहद सुनसान और भयानक कच्चे रास्ते के मोड़ पर पहुंच गया। रास्ता इतना डरावना था कि वहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। इधर उधर से उल्लुओं और जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थीं। बस बाबूजी, मैं इससे आगे 1 इंच भी गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। यहाँ से कालीघाट गांव आधा किलोमीटर दूर है। भगवान तुम्हारा भला करे। ऑटो वाले ने झट से अपना ऑटो मोड़ा और तेजी से वापस लौटने लगा। विक्रम उसे आवाज देता रहा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब विक्रम उस घने जंगल में बिल्कुल अकेला था। रास्ते के दोनों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तेज हवा उनकी शाखाओं को हिलाकर एक भयानक फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। विक्रम ने अपने कांपते हाथों से अपना बैग ठीक किया और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने पर उसे एक खंडहर हो चुकी चाय की दुकान दिखी। दुकान बिल्कुल वीरान थी। वहां सिर्फ एक टिमटिमाती हुई लालटेन और लकड़ी की एक टूटी बेंच रखी थी। थकावट और डर से चूर विक्रम उसी बेंच पर बैठ गया। करीब 20 मिनट बाद विक्रम को अंधेरे में किसी के चलने की भारी आवाज आई। वह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तभी सामने से एक लंबा दुबला पतला आदमी, जिसने काले कपड़े पहने थे और कंधे पर एक फटा हुआ कंबल डाला था, धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। भैया रुकिए, क्या आप भी कालीघाट जा रहे हैं? विक्रम ने हिम्मत करके पूछा। उस आदमी ने रुककर घूरती हुई आंखों से विक्रम को देखा। रात में अकेले यहां रुकना मुश्किल है। अगर तुम कालीघाट जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे साथ चलना है तो मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो तुम्हारी लौटने की सुबह कभी नहीं होगी। उस अजनबी ने भारी आवाज में कहा। विक्रम अंदर तक कांप गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है भैया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मुझे कालीघाट गांव तक अपने साथ आने दो। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। उस आदमी ने चेतावनी दी। क्यों भैया, क्या होगा अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं जो कहूंगा वह तुम्हें करना होगा, फिर भी तुम मेरी बात काट रहे हो। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं चला। आदमी ने कड़क आवाज में कहा। ठीक है भैया, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। दोनों उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद चलते चलते वह आदमी बोला, अगर तुम्हें पीछे से कोई नाम लेकर पुकारे या रोने की आवाज आए तो भी मुड़कर मत देखना। इस रास्ते पर जो आवाजें आती हैं वो इंसानों की नहीं होती। यह सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसे देवगढ़ गांव किसी भी हालात में पहुंचना था। कुछ देर खामोशी से चलने के बाद अचानक पीछे से एक छोटी बच्ची के फूट फूट कर रोने की आवाज आई। भैया, लगता है कोई बच्ची पीछे छूट गई है। वो रो रही है, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में कौन बच्ची रो सकती है? विक्रम के कदम ठिठक गए। चुप कर, एक शब्द मत बोल। यह किसी बच्ची या इंसान की आवाज नहीं है। ये वो शैतानी चीजें हैं जो रात में अपने नए शिकार ढूंढती हैं। बस तू सामने देख और पीछे मुड़कर मत देखना। उस आदमी ने फुसफुसाते हुए डांटा। विक्रम खामोश हो गया। तभी अचानक विक्रम को लगा जैसे उसके पैरों को जमीन के नीचे से किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, जैसे वे पत्थर के हो गए हों। भैया, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बहुत जोर से पकड़ लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है।
विक्रम बुरी तरह घबरा गया। बेटा, तुम जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहो। तुम्हें किसी ने जकड़ लिया है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें खींच लेता हूँ। विक्रम ने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। तभी उस आदमी ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं खींचा होता तो तुम इसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाते। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर विक्रम बोला, भैया, अब मुझे मेरे पैरों का बोझ कम लग रहा है। अगर आज आप नहीं होते तो मैं सच में उस अंधेरे का शिकार हो जाता। आपकी वजह से मेरी जान बची है। बेटा, तुम अभी अभी साक्षात मौत के मुंह से बचे हो। अब हम गांव की सीमा में आ गए हैं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद दोनों कालीघाट गांव की पहली बस्ती तक पहुंच गए। वह आदमी विक्रम को अपने मिट्टी और लकड़ी से बने एक पुराने घर में ले आया। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक औरत की आवाज आई, केदार जी, आज फिर रात में आप उस भयानक डरावने रास्ते पर निकल गए थे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रात को उस मनहूस रास्ते पर मत जाया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो। अरे ओ कमला, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और आज अगर मैं नहीं जाता तो यह शहर वाला लड़का उस साये का शिकार हो जाता। मैं इसे उस भूत के चंगुल से बचाकर लाया हूँ। और तुम कह रहे हो कि इतनी रात को बाहर क्यों जाते हो? क्या इस गांव वाले रात को बाहर नहीं जाते? नहीं बेटा, इस गांव के लोग रात को कभी बाहर नहीं निकलते। कालीघाट गांव के बाहर रात में काली आत्माओं का पहरा होता है। जो भी रात को इस गांव से बाहर गया वो वापस कभी जिंदा नहीं लौट पाया। तो आप आज इतनी रात को कहां से आ रहे थे और आप कैसे रात को बाहर निकले थे? अपने बेटे को ढूंढने। वह भी तुम्हारी तरह एक रात उसी राह पर गया था, पर कभी लौट कर नहीं आया। केदार की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये बातें हम कल करते हैं। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। रात बहुत मुश्किल से बीती। विक्रम डर से कांपता रहा। आसमान धीरे धीरे हल्का होने लगा और कुछ देर बाद सवेरा हो गया। घर के बाहर अलाव जलाकर केदार और कमला आग ताप रहे थे। सुनो जी, सुबह हो गई है। आपके उस शहर वाले मेहमान की भी नींद पूरी हो गई होगी। अब तो उसके मन से रात का डर निकल गया होगा। घर के अंदर विक्रम चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। वह रात की घटनाओं को याद करके अब भी सेहर रहा था। वह बाहर अलाव के पास आया। केदार जी, रात को आपने जो कहा था कि आपके बेटे के साथ, क्या सच में वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था? बेटा, इस बात को पूरा 1 साल हो गया है। हर रात मैं उसे उसी रास्ते पर ढूंढने निकलता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह मेरे पास ही खड़ा है, लेकिन छूने जाऊं तो वह हवा में बदल जाता है। कई बार घर में किसी के चलने की आवाज आती है, पर कोई नहीं होता। मैं आज दोपहर में अपने कागजात लेकर वापस शहर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, आज दोपहर नहीं, सूरज पूरी तरह सिर पर आ जाए तब निकलना। यहाँ सुबह के वक्त भी वो साया भटकता रहता है। साया? कौन सा साया? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर यह साया किसका है और इस गांव के लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? वही साया जो मेरे बेटे को ले गया और मेरा बेटा कभी वापस नहीं आया। उस काले साये ने उसे जिंदा निगल लिया। थोड़ी देर बाद केदार विक्रम को गांव के बाहर मौजूद एक पुराने तालाब तक छोड़ने आया। तालाब का पानी एकदम ठहरा हुआ और हरा था, जैसे सालों से उसमें कोई लहर ना उठी हो। वहां एक बुजुर्ग औरत अम्मा मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी। अरे ओ केदार, आज फिर रात में अपने बच्चे को ढूंढने गए थे क्या? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा, लेकिन इस बार मैं घर अकेला नहीं लौटा। इस शहर के लड़के को उस मौत के रास्ते से बचाकर लाया हूँ। बेटा, तुम इस मनहूस गांव में शहर से क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं, यहाँ मौत का साया घूमता रहता है। अम्मा, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम से मजबूरी में आया था, इसीलिए केदार भैया ने मुझे बचाया। बेटा, काली घाट में 2 तरह के लोग आते हैं। एक जिन्हें यहाँ कुछ खोजना होता है और दूसरे जिन्हें यहाँ वो खोजना होता है जो उन्हें कभी नहीं खोजना चाहिए था। अम्मा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसी पल
हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई लाश जमीन से बाहर आ गई हो। दिन के उजाले में भी अचानक धुंध छाने लगी। केदार चिल्लाया, चलो यहां से जल्दी, वो साया फिर हमारे गांव की तरफ आ रहा है। जल्दी भागो बेटा, भागो अम्मा, नहीं तो हम सबको ये साया निगल लेगा। तीनों अपनी जान बचाकर गांव की तरफ तेजी से भागने लगे। भागते भागते विक्रम ने हाँफते हुए पूछा, भैया आखिर यह साया है कौन? कोई मुझे बताएगा? अभी नहीं बता सकता बेटा, तुम बस दौड़ते रहो, घर पहुंचने के बाद सब बता दूंगा। भागते भागते वे आधे रास्ते पहुंच गए। तभी अचानक विक्रम ने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया। उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक बहुत लंबी काली परछाई तेजी से आ रही है। उसका ना कोई चेहरा था ना आकार, बस एक गहरा अंधेरा जो हवा के साथ उड़ता हुआ आ रहा था। विक्रम डर से जमीन पर ही जम गया। आगे भाग रहा केदार मुड़ा और चिल्लाया, बेटा पीछे मुड़कर मत देख, तू फिर से उसी के जाल में फंस जाएगा। विक्रम झट से पलटा और पूरी ताकत से आगे भागने लगा। कुछ ही सेकंड में दोनों घर के दरवाजे पर पहुंच गए। केदार ने पागलों की तरह दरवाजा पीटा, कमला जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो वो साया हमें निगल लेगा। कमला ने झट से दरवाजा खोला और दोनों हाँफते हुए अंदर गिरे। क्या हुआ जी? आप तो इसे छोड़ने गए थे, इतने घबराए हुए क्यों हो? कमला, वो साया हमारे पीछे लग गया था, दिन के उजाले में भी। हम जैसे तैसे बचकर आए हैं। हे भगवान, इस गांव पर किसकी नजर लग गई है जो अब दिन में भी यह साया हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है? यह अच्छा संकेत नहीं है। बेटा, आज जो हमारे पीछे पड़ा था, यह वही साया है जिसने मेरे बेटे को निगला था, और लगता है अब यह साया तुम्हारे पीछे भी पड़ गया है। लेकिन क्यों? यह साया मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? मेरा इससे क्या लेना देना? क्योंकि तुम काली घाट में उस दिन आए हो जिस दिन यह साया अपने नए मेहमान को ढूंढता है। आज इसके चुने हुए व्यक्ति की मौत का दिन है। विक्रम का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। मेरी मौत का दिन? आप क्या कह रहे हो? मैं तो बस अपने कागजात लेने आया था। बेटा, इस साए का शिकार कभी अचानक नहीं चुना जाता। ये उसी को चुनता है जो किसी अधूरी आत्मा से जुड़ जाता है। लेकिन मेरी किसी आत्मा से क्या दुश्मनी हो सकती है? तुमने वही गलती की जो मेरे बेटे ने की थी। रात के रास्ते में उस पुकार का जवाब देना। तुमने कल रात उस रोने की आवाज पर ध्यान दिया था ना? मैंने मना किया था, फिर भी तुम रुके। वह आवाज लड़की की नहीं, उसी साये की लुभाने वाली पुकार थी। जो भी उस पर ध्यान देता है वो उसके निशाने पर आ जाता है। तो अब मैं उस साये का शिकार बन गया हूं। मैं मर जाऊंगा। बेटा, तुम शिकार तो बन गए हो, लेकिन बच भी सकते हो अगर तुम अपनी किस्मत का एक अधूरा काम पूरा कर दो तो। कौन सा काम अम्मा? तुम यहाँ कौन सा कागज लेने आए हो? मेरी कंपनी के पुराने खातों के कागज, जो यहाँ काली घाट में एक बंद पड़े सरकारी गोदाम में रखे हैं। यह तो वही गोदाम है जहां मेरा बेटा आखिरी बार गया था। बेटा, वही गोदाम इस गांव की सबसे पुरानी मौतों का घर है। सालों पहले वहां भयंकर आग लगी थी। कई मजदूर अंदर जलकर राख हो गए थे। उन्हें दुर्घटना बताया गया था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा घोटाला था। उन मजदूरों की आत्माएं आज तक उस गोदाम से बाहर नहीं आ पाईं। तो मैं अब क्या करूं? बेटा, जिस कागज के लिए तुम आए हो, वही कागज उस आग के असली कारण का सबूत है। वह साया तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर तुमने वो फाइल दुनिया के सामने ला दी तो उन कैद मजदूरों की आत्माएं आजाद हो जाएंगी और उस साये की ताकत खत्म हो जाएगी। तुम्हें आज उन आत्माओं को इंसाफ दिलाना होगा। तभी अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा। चलो विक्रम, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। ये साया घर तक आ गया है। ये इस लड़के को ले जाना चाहता है। कमरे में अंधेरा फैलने लगा। वह साया दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। विक्रम डर के मारे दीवार से चिपक गया। उसकी सांसें फूलने लगी। तभी केदार ने चूल्हे से एक पुरानी राख की थैली उठाई। बेटा पीछे हट, ये मेरी आखिरी कोशिश है।
भागो विक्रम, गोदाम की तरफ भागो। ये साया कुछ देर तक ही रुकेगा, तुम्हें वो कागज ढूंढना ही होगा। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा अब और भी भारी और भयानक लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य राक्षस उन्हें नोच रहा हो। भागते रहो बेटा, गोदाम बस आधा किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर में वे कालीघाट गांव के पुराने और जले हुए सरकारी गोदाम के पास पहुंच गए। गोदाम आधा जला हुआ था, छत टूटी हुई थी और दीवारें काली पड़ चुकी थीं। लोहे का भारी दरवाजा आधा टेढ़ा होकर लटका था। दोनों हांफते हुए गोदाम के अंदर घुसे। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो पूरा गोदाम मृत आत्माओं की सांसों से भरा हो। जली हुई लाशों की बदबू और दीवारों पर काले हाथों के अनगिनत निशान विक्रम को पागल कर रहे थे। ये कैसी जगह है? यहीं वो मजदूर जलकर मरे थे। सामने वो लोहे की अलमारी है, उसी में तुम्हारे कागज हैं। जल्दी करो। विक्रम दौड़कर धूल से भरी उस टूटी अलमारी के पास गया। उसने उसे खोला। अंदर फाइलें, पुराने रिकॉर्ड और एक मोटा रजिस्टर रखा था। उसने जल्दी से रजिस्टर और फाइल निकाली। उसमें साफ लिखा था कि गोदाम मालिक ने बीमा के करोड़ों रुपए पाने के लिए जानबूझकर रात में आग लगवाई थी और बाहर से ताला मार दिया था। उसी पल पूरे गोदाम में घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे के बीच से वह विशाल काला साया प्रकट हुआ। तू सच दुनिया को नहीं देगा, तू अब यहीं मरेगा। साया विक्रम की तरफ तेजी से बढ़ा। केदार ने उसे बचाने के लिए आगे आकर एक और राख की मुट्ठी फेंकी, लेकिन इस बार साये पर कोई असर नहीं हुआ। साये ने एक अदृश्य झटके से केदार को पकड़ा और हवा में उछालकर दूर दीवार पर दे मारा। केदार के सिर से खून बहने लगा और वह फर्श पर गिर पड़ा। साया विक्रम के बिल्कुल करीब आ गया। अब तुम भी उन आत्माओं की तरह हमेशा के लिए यहीं कैद रहोगे। अचानक गोदाम के फर्श और दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगीं। फर्श फटने लगा और दर्जनों मजदूरों की जली हुई कंकाल नुमा आत्माएं बाहर निकलने लगीं। उनके शरीर आग से झुलसे हुए थे, आंखें बिल्कुल काली थीं और उनके हाथ साए की तरफ फैले हुए थे। केदार ने जमीन पर पड़े पड़े कराहते हुए कहा, बेटा डरो मत, ये आत्माएं तुम्हें मारने नहीं आई, ये इस साये को खत्म करने आई हैं, जिसने इन्हें सालों से बांध रखा था। उन अनगिनत मजदूरों की आत्माओं ने मिलकर उस विशाल काले साये को चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, मैंने तुम्हें बांधा था, तुम सब मेरे गुलाम हो। लेकिन आज उन आत्माओं को आजादी का रास्ता मिल गया था। उन्होंने उस साये को दबोच लिया और उसे चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। गोदाम में इतनी भयानक चीखें गूंजने लगीं कि विक्रम ने अपने दोनों कान कसकर बंद कर लिए। भागो विक्रम, सच लेकर यहां से निकल जाओ। लेकिन भैया, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? आप भी चलिए, मेरे पास समय नहीं है। तुम यहां से भाग जाओ और इन कागजों को पुलिस तक पहुंचाओ, यही मेरी मुक्ति है। इतना कहते ही केदार की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तभी गोदाम के बीचों बीच, जहां आत्माएं उस साये को घसीट रही थीं, वहां से एक भयंकर आग की लपट उठी। साये की एक अंतिम कान फोड़ देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। विक्रम की आंखों के सामने वो खौफनाक काला साया धुएं की तरह टूटकर बिखर गया और राख में बदल गया। साये के खत्म होते ही वो सारी जली हुई आत्माएं भी रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गईं। विक्रम ने फाइलें सीने से लगाईं और टूटे हुए दरवाजे से बाहर भाग निकला। पहली बार कालीघाट गांव में रात का वह मनहूस अंधेरा छंट रहा था और सुबह की लालिमा आसमान में छा रही थी। साये के साथ ही इस गांव का सालों पुराना श्राप खत्म हो चुका था। विक्रम हांफता हुआ गांव की सीमा के बाहर एक पेड़ के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा।
उसे केदार की मौत का बहुत दुख था। अचानक हवा का एक बहुत ही सुकून भरा झोंका उसके पास से गुजरा। उसने नजर उठाई तो देखा कि धुंधलके में केदार की आत्मा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। धन्यवाद बेटा, जो तुमने इस गांव को उस साए से मुक्त कर दिया। आज तुमने मुझे और मेरे बेटे को भी मुक्त कर दिया। इतना कहते ही केदार की आत्मा हवा में गायब हो गई। विक्रम समझ गया था कि अब वो सभी आत्माएं शांति पा चुकी हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक वह इंसाफ के इंतजार में हमारे ही बीच भटकती रहती है।